राहुल का बाउंसर। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई, तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। रविशंकर का अपरकट। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर सियासत। कोरोना पर सियासी क्रिकेट। वार हुआ, पलटवार हुआ, लेकिन दोनों ने ही फेस मास्क नहीं लगाया, नहीं तो सियासत के साथ जागरूकता का मैसेज तो कम से कम क्लियर जाता। बहरहाल सवाल और जवाब यूं ही नहीं होते, इनका एक मकसद होता है। सवाल कई कारणों से पूछे जाते हैं, जैसे कुछ जानना हो जो नहीं पता या फिर परीक्षा लेनी हो। ठीक वैसे ही जवाब का मकसद होता है किसी की जिज्ञासा को शांत करना या फिर परीक्षा में पास होना। और सियासत में दोनों ही अपने मकसद को झुठला देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना काल है, लॉकडाउन है, फिर रियायत भी है और सियासत तो है ही। सियासत है तो सवाल जवाब भी है ही, पर सवाल जवाब में छिपा है राजनीति का वो असलहा जिसे हथियार कहा जाता है। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश भर को जागरूक किया गया। हर कोई अपने अपने स्तर पर जुटा हुआ है कोरोना के खिलाफ जंग में। देश एकजुट भी काफी हद तक नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक दल एकजुट नजर क्यों नहीं आ रहे? दल क्यों बटे हुए हैं? सवाल नंबर 2, क्या यह सियासत का सही वक्त है? और अगर मान लीजिए सियासत करना भी है तो क्या उसका एक स्तर नहीं होना चाहिए? सियासत पर क्यों लॉकडाउन ऐसे वक्त में नहीं दिख रहा? और सवाल नंबर 3, लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है। चलिए, सकारात्मक विपक्ष की एक भूमिका होती है कि वो सवाल पूछे। अगर वो सवाल पूछे तो फिर उस पर बवाल क्यों? यह भी एक अहम सवाल है आज का। और मेरे साथ आज की चर्चा में जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता मनीष पारीक जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं और अनुराग हर्ष वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस कोरोना काल में देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी केंद्र में है, स्टेट में कांग्रेस है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में क्या सही सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर सवालों के लिए जिस भाषा का या जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो सही है? और दूसरा, क्या सवालों के सही जवाब दिए जा रहे हैं?
देखिए, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जिस दौर में अभी हैं, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, और उस युद्ध के समय में जब सेनाएं आपस में ही अगर लड़ना शुरू कर देगी तो कैसे हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। अभी देखा ये जा रहा है कि जब हम बात करते हैं कि साहब महाराष्ट्र में जो है वो कोरोना के रोगी बढ़ रहे हैं, तो तुरंत गिना जाता है कि देखिए साहब आपके गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात के गिनाए जाते हैं तो कह देता है आपके राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान के गिनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मतलब देश जो है वो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो चुका है। ये देखिए कि देश राज्यों की जो सीमाएं हैं वो सील हो रही है, वहां पे लोगों को रोका जा रहा है, आप राजस्थान में मत आइए, आप उत्तर प्रदेश में मत जाइए। तो दिल जो है वो कोरोना ने बहुत संकुचित कर दिया है। और इसी हालात के अंदर जब विपक्ष जो है वो जो स्थिति में सवाल पूछ रहा है उसके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, सवालों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा ये मानना नहीं, है लेकिन क्या सवाल भी सही है? विपक्ष को भी ये करना चाहिए कि सकारात्मक तरीके से उनके साथ रहे। अनुराग जी, सवाल मैं बिल्कुल यही कि इसी पे आ रहा हूं कि सबसे पहले विपक्ष को ये करना चाहिए। हाँ, बोलें। विपक्ष को पहले ये करना चाहिए कि विपक्ष को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो वही सवाल उठाएं जो जरूरी है। गैर जरूरी सवाल उठाकर सरकार को परेशान करने का ये वक्त नहीं है। इस समय सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम केंद्र में ये देख रहे हैं कि केंद्र का जो विपक्ष है वो लड़ रहा है सरकार से। हम राज्य में क्या देख रहे हैं, राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर बीजेपी के सांसद लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक है वो लड़ रहे हैं। केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वहां कांग्रेस के जो नेता है वो लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली अनुराग जी, वेल सेड। आरसी चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और आरसी साहब और मनीष पारीक जी, वैसे तो मैं आप दोनों को ही कहना चाहता हूं, बहुत दिनों बाद आप दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे सवालों से शायद आपको भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन पूछना मुझे पड़ेगा। आरसी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने सवाल पूछे, क्या वो सवाल पूरी तैयारी के साथ पूछे गए? कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं थी या कहीं कोई चूक नहीं थी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सवाल में चूक होना या ना होना या ये अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बात याद दिलाई कि देश के प्रधानमंत्री ने जब 24 मार्च को जब आके संबोधित किया था, वो तब उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था और ये युद्ध हम 21 दिन में जीतेंगे। ठीक है। और अगर 21 दिन आप बाहर निकले तो हिंदुस्तान 21 साल पीछे चला जाएगा और 21वें दिन हम जीत का जश्न मनाएंगे। हिंदुस्तान के तमाम लोग, आप जैसे जो लोग हैं, सब हर लोग ने, गरीब से गरीब तबका और उच्च से उच्च तबका, सब लोगों ने आदेश की सबसे पालना की। लेकिन 4 लॉकडाउन होने के बाद में आज आंकड़े इतने भयावह हैं और ये कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ मरना है। और आज आर्थिक स्थिति इतनी विकराल रूप ले चुकी है और जिनको प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था, हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज में देखना चाहता हूं, उनकी चप्पलें फट गई और सड़कों आप ही की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है और मैं बताता हूं कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। आरसी साहब, आपकी बात कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि अगर राहुल गांधी का सवाल सही था और चलिए नजरिए की बात है, तो वो उसके पीछे एक एनालिसिस दे सकते थे कि लॉकडाउन 21 दिन में इन कारणों से विफल रहा, ये हमने रीड किया है, ये उसमें कमियां थी और इसलिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश उनकी बात मानकर घर में रहा, तो फिर आंकड़े तो वैसे भी नहीं बढ़ने चाहिए थे, फिर भी बढ़े हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सवाल के पीछे की स्टडी या एनालिसिस क्या था, वो कमियां क्यों नहीं गिनवाई गई? तो फिर क्या बढ़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बार बार राहुल गांधी जी ने देश के जो एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे डॉक्टर्स के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उन सब लोगों से, विशेषज्ञ लोगों से संवाद किया, बातें की और बातें करके विपक्ष की एक जिम्मेदार जो भूमिका होती है, हमने विनम्रता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बातें रखी कि देश है वो किस प्रकार से भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, और प्रधानमंत्री सवाल में जो एनालिसिस या स्टेट्स क्यों नहीं थे? कहा कि राहुल गांधी जी जाके अगर बेहतर होता वो बैग उठाते। राहुल गांधी जी ने तो अरे 21 दिन की कमियां तो गिना देते। अगर 5 के नहीं तो 25 के उठाऊंगा बैग और जितनी मदद कर पाऊंगा कर पाएंगे। ये जो राजनीति का जो शब्दों का जो प्रयोग है, देश की वित्त मंत्री ने क्या, उन्होंने मजाक के तौर पे कहा, उन्होंने फुटपाथ पे बैठ के उनके दर्द को महसूस किया, उन्होंने उन लोगों के बीच में जाके उन लोग दर्द महसूस किया। ठीक है, चलिए, तो आप फिलहाल मुझे ये बताने की स्थिति में नहीं हो सकता है, नेक्स्ट राउंड में जब मैं आपके पास आऊं तो आप बताएं कि उसके पीछे का एनालिसिस 21 दिन में क्या क्या कमियां थी वो मुझे गिना पाए। बहरहाल, अब पारीक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और ठीक है, राहुल गांधी जी का सवाल बीजेपी को ना पसंद आया हो, रविशंकर प्रसाद एग्रेसिव हो गए,
झूठ और तमाम शब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन लॉकडाउन से हासिल स्टेट्स क्यों नहीं बताए उन्होंने भी? यही है स्वप्निल की आपने बिल्कुल सही बात से शुरू किया कि अगर आपने 21 दिन का एनालिसिस किया है, 41 डेज के जो भी कोई एनालिसिस कर लेते कि लॉकडाउन में दिक्कत रही, 1, 2, 3, 4 में ये कमियां रही, उनको तो साधन की कोई कमी नहीं है, उस बारे में कोई बात नहीं करी उन्होंने। आपने किया? एक तरह से उन्होंने अशोक गहलोत को कल्प्रिट साबित किया आपने है। किया? क्योंकि अशोक गहलोत दादा आपने किया, सबसे पहले शुरू करने वाले स्टेट्स में थे। आपने किया पारिक साहब? वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है। क्या बीजेपी ने एनालिसिस किया? अगर बीजेपी ने एनालिसिस किया तो रविशंकर प्रसाद बता देते लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ। आज जो आंकड़े आ रहे हैं क्या वो अपेक्षित थे? जितना सोचा था उतना ही पाया? अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, और पा लिया है तो क्या हम इस पर खुश हो जाएं? नहीं, ये भी बता देते। मैं नहीं कह सकता स्वप्निल, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दो बातें बताना चाहता हूं। मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। मैं कहता हूं मुझे कंटिन्यूएंसी में अपनी बात रखनी पड़ेगी। दो बातें हैं। पहली बात, जो मजदूरों को सड़क पे कौन लाया? माननीय मोदी जी ने इतना दूरदृष्टि विजन प्रस्तुत किया था कि जो जहां है वहां रहे, नंबर 1। नंबर 2, उनको नौकरी से नहीं हटाए, नंबर 2। नंबर 3 बात थी किराएदार जो मकान मालिक है उनसे किराया वसूल ना करे, और नंबर 4 पड़ोसी 5 पैकेट ज्यादा बनाए और खाना खिलाए। इसका मतलब ये था कि जो मजदूरों का विषय है, अगर वो आवागमन चालू होगा तो निश्चित तौर पर यह असफल बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल अराजकता मनीष जी, करने के फिर लिए इस लिहाज से तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने आपको झुकाकर अपनी बात मनवा ली। क्यों मानी आपने उनकी मांग? अगर खामियाजा तो अब देश भुगत रहा है। क्यों मानी आपने उनकी मांग? हमने नहीं मानी है। मानी, ट्रेन आपने प्रोवाइड करवाई सर। लेकिन आप बताओ, सड़क पे पड़े हुए आदमी के छाले दिखाएंगे, अगर फाले दिखाएंगे और उसके बाद में कहेंगे कि सरकार इनके लिए ट्रेन लागू नहीं कर रही है, ट्रेन नहीं चला रही है, तो वो तो गलत बात है। तो फिर क्या क्या डर आ गया था? लेकिन अगर मिनिस्टर जाके झुग्गी बस्ती में कहता है कि कल, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को भी, मैं समझ गया। आ जाओ तो वो आरसी साहब मैं आऊंगा आगे आपके पास। मनीष पारिक जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बार फिर मैं अनुराग हर्ष जी को शामिल करना चाहता हूं। अनुराग जी देखिए, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, पारिक साहब मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। अनुराग जी, मैंने जिस बात से शुरुआत की थी, मैं कहना यही चाहता हूं कि अल्टीमेटली एक जो ब्रीफ एनालिसिस की जरूरत है, उस एनालिसिस को छोड़कर अगर सवाल जवाब होंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। हास्यास्पद स्थिति है। बिल्कुल, मैं यही कहना, बिल्कुल ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो हम कांग्रेस के विपक्ष जो है उसको कहते हैं कि साहब ये सड़क पर बैठकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब हम राजस्थान की सरकार की बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि साहब सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ जो कांग्रेस के जो नेता है उन्हीं को पार्सल जो भोजन के पैकेट है सिर्फ उनको ही दे रही है। तो डबल तरह की चीज नहीं करो। अभी कोरोना से लड़ना है तो शुद्ध रूप से जो आपका वोटर है, जो आपके मोहल्ले में रहने वाला है, जो आपके एरिया में रहने वाला है, उसकी चिंता करो। ये चिंता नहीं की जा रही है। नेता अभी भी इस चिंता में लगे हुए हैं कि हमारा वोट बैंक कैसे बन सकता है। मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि केंद्र में जो विपक्ष है उसका जो काम है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जगह बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इसलिए राजस्थान से बसें भेजी गई। हम हर तरह से सोच रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस वहां पर स्थापित हो सकती है। इस कोरोना काल में भी कांग्रेस राजनीति देख रही है। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के एक विधायक जो है वो खुलेआम ये आरोप लगाते हैं साहब ये क्वारंटाइन क्षेत्र जो है यहाँ पे सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। कितनी घटिया स्तर की बात जो है वो हमारे नेता कर जाते हैं। नहीं, और दूसरा कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। देखिए, कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ये निर्णय लेती है कि हम शराब की दुकान खोलेंगे और कांग्रेस विरोध करती है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दुकान खोलने का निर्णय लेती है तो बीजेपी विरोध करती है। आप देखिए, कोई एक यूनिवर्सल फैक्ट पे दोनों ही दल नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल दोनों ही दल जो है वो हर हाल में एक वोटर को ढूंढने की कोशिश में इस कोरोना में भी। ठीक है, बहुत साफ कह रहा हूं कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, सीपीएम हो, कोई भी रहता हो, बीएसपी हो, उत्तर प्रदेश है, हर जगह ये हालात है कि हम कोरोना में अपने वोटर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अरे भैया पहले उसको बचा लो, चुनाव तक इन लोगों को बचा लोगे तो ये आपको वोट भी दे देंगे। अभी हालात जो है वो दोनों पार्टियों को सोचने की है कि ठीक है, कोरोना से आ रहा हूं मैं। अनुराग जी आगे आऊंगा आपके पास। आरसी साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे दोनों सवालों का जवाब दे देंगे। पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि
अगर प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट करवाना था तो वो जिस जगह पर थे उस जगह पर उन्हें अपने परिवार जैसा, अपने घर जैसा क्यों नहीं लगा? इसकी विफलता किसके जिम्मे? सवाल नंबर 2 कि जो भी सवाल उठाया उसमें रियायतों का एनालिसिस क्यों नहीं था? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और चाहे पत्रकार जी हों चाहे मनीष पारेख जी हों, मैं तीनों की बात का जवाब देना चाहता हूं। मनीष पारेख जी ने कहा कि हमने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इन लोगों को नौकरी से नहीं निकाले, मकान मालिक हैं वो किराया ना ले, लेकिन इसका मतलब पूरी देश की जनता ने सहयोग नहीं किया। उन्हें वहां पे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था, मकान का किराया नहीं लेना चाहिए था, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो क्या देश की जनता से, सांसदों से उन्होंने संवाद करके ये निर्णय लिया था? बीजेपी के सांसद संसदीय क्षेत्रों में जाके ये कहा था कि कोई भी अगर मजदूर है उसको फैक्ट्री से निकाला जाता है, कोई मकान मालिक किराया लेता है तो हमारे पास आए। दूसरा, इन्होंने कहा कि राजस्थान की जो सरकार है, पत्रकार जी ने कहा कि बसें भेजती है उत्तर प्रदेश के अंदर ताकि सरकार देख रही है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई है जो प्रदेश की, प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, श्रमिकों के लिए 1000 बसें दी। वो किसी राजस्थान की सरकार ने नहीं दी, किसी भी संगठन ने। राजस्थान से पंजाब जाने वाले मजदूरों को पंजाब के बॉर्डर पर क्यों रोका गया था? और वो उन्हें पंजाब में तो आप ही आपके, इसलिए वहां पे ये नहीं। तो फिर आप देखिए, अब जब आपने मेरे पहले 2 सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर पंजाब के बॉर्डर पर क्यों रोका गया था मजदूरों को? सरकार हमारी है, वहां पर तो आप ही थे ना। यूपी के श्रमिक हैं, यूपी की सरकार अगर सर तो वो जाएंगे। मैं मान लिया आपकी बात, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने पहले 2 सवालों का जवाब नहीं दिया, कम से कम इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो मजदूर यहाँ से पंजाब की ओर मूव किए उन्हें पंजाब की बॉर्डर पर क्यों रोका, जबकि पंजाब में तो आप ही की सरकार है। गृह मंत्रालय कहता है किसको आने देना और किसको नहीं देना। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर गाजियाबाद का बॉर्डर है, वहां पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रमिक इकट्ठा होते हैं और यूपी अपने श्रमिकों को अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। तो प्रश्न तो उन लोगों पे उठना चाहिए जिस राज्य के जो नागरिक हैं उन्हें आने से रोका जाता है। इस तरीके से नहीं, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप उसको घुमाना फिराना चाहते हैं तो वो राजनीतिक स्टाइल होती है, आपकी भी है, बीजेपी की भी है। लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि हम आपस में बातचीत ना करें, मैं इंडिविजुअली सबसे बातचीत कर लूंगा। पारिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और पारिक साहब मुझे बहुत सोचकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि राहुल गांधी एक नेता हैं, सांसद हैं और एक पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं लोकसभा में। इसके बावजूद भी आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें सीरियस न लें, लेकिन जैसे ही उनका एक भी बयान आता है आप लोग बिफर जाते हैं, आप लोग भड़क जाते हैं, आपके जवाब फैक्ट्स के इतर बयानों पर चले जाते हैं। क्यों? बात यह है कि स्वप्निल, टू अट्रैक्ट द अटेंशन, इसलिए यह बयान दिया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हीं की सरकार। सर, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो आपको आकर दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना है तो आप उनके बयान पर मीडिया के सामने आकर पलटवार करते ही नहीं। साहित्यिक भाषा समझते हो स्वप्निल? नहीं, कोफ्त होती है कि जब आप संसद में आंख मार रहे हैं तो हाउ सीरियस यू आर, ये बात लोगों को पता है, इसलिए लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, जो 3 बातें गड़बड़ हुई वो तीनों बातें गड़बड़ हुई तो आपने जो बॉर्डर पे रोक दिया, राजस्थान की बॉर्डर पे अंदर घुसने नहीं दिया, पंजाब में भी नहीं घुसने दिया, दोनों जगह आपकी सरकार थी, आपने अराजकता की स्थिति पैदा करी। आप पार्टी ने दिल्ली में, मैं आपको बता रहा था वो बात अधूरी रह गई थी, कि वहां के मिनिस्टर साहब ने जाके रात को कहा कि सुबह बस जाएगी, मजदूरों को बुलाया, मजदूर सुबह बस में बैठे, बॉर्डर पे छोड़ के आ गए। यानी ये सरकारें वहां पर आक्रोश पैदा करना चाह रही है, मजदूर को सड़क पे दिखाना चाह रही है, मोदी जी के खिलाफ हवा बनाना चाह रही है, अराजकता फैलाना चाह रही है। हमने बहुत बड़ा विश्वास किया उनके आक्रोश को। आप 21 दिन में जो जंग जीतना चाह रहे थे, 21 दिन के बाद में आज 64 दिन हो गए और 64 दिन के बाद में लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे। आप जिनके पास में रोजी रोटी नहीं, जिनके पास में आश्रय नहीं, जिनका पेट भूखा है, और आप उनको कह रहे हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे इस पे नहीं, मैंने आपको कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कितना सिंसियर एफर्ट किया, उनको लगा कि बस अगर यूपी शर्म से की कोई बात है जाना भारतीय चाहता जनता है तो पार्टी के बसें लिए, भेज देश दी के उनके नागरिकों लिए। की जिनकी रक्षा और नहीं ये कर दिल्ली के पाई, बॉर्डर से आज शुरू उन हुआ। पे ब्लेम लगा रही सिंसियरली है। एफर्ट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि गीत की अगर नुमाइंदगी करती, जिनको हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाए, उनको कम से कम अपने घर तक पहुंचा देते, क्योंकि उनको सड़क पे छोड़ दिया गया। ठीक है, आपने देखा महाराष्ट्र में, स्वप्निल आप जानते हैं
कि शिवसेना के विधायकों ने अपनी खोलियां खाली कराने के लिए कैसा माहौल बनाया, वहां के लोगों को, मजदूरों को खाली करने को मजबूर किया। नहीं, तो खोलियां खाली हो रही है, उस समय देश में क्या माहौल बनेगा? तो ट्रेन तो चलानी पड़ेगी, हो रही है, हमें सब पता है। 47 ट्रेनें लगाई है। ठीक है, वो स्थितियां देखिए, अब सब अपने अपने स्तर पर बयान तो देते ही हैं। मेरे पास अंतिम कुछ पल बचे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिंसियर एक एंडिंग हो जाए। अनुराग हर्ष जी, क्लोजिंग कमेंट दे दें आप। सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सड़कों पे जो मजदूर घूम रहे हैं, इन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकारों की, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सबकी पोल खोल दी है। इन्होंने बता दिया है कि उनके अंदर कोरोना के काल में विश्वास पैदा नहीं किया जा सका कि वो लोग अपने घर पे जहां बैठे हैं वहां सुरक्षित हैं, उनको खाना मिलेगा, उनका रोजगार जो है वो सुरक्षित रहेगा। ये एक बड़ी फेल्योर के रूप में लेता हूं मैं सब राजनीतिक पार्टियों की। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समय, इस काल में सबसे अच्छा काम राजनेता कर रहे हैं, जो लगे हुए फ्रंट पे लगे हुए, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं उनके वो इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना अनुराग जी, और वो दोनों ही दलों से आते हैं। देखिए, अच्छी बात तो यही है कि वो दोनों ही दलों से आते हैं जो अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहे हैं, और न ही वो सुर्खियों में आना चाहते हैं अपनी मदद के लिए, जिसे समाज सेवा कहा जाता है, राजनीति नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।